नमस्कार। कहते हैं जिंदगी भी तवायफ की तरह होती है, जिंदगी भी तवायफ की तरह होती है, कभी मजबूरी में नाचती है, कभी मशहूरी में। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं समाज की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं चुनाव की। सबसे पहले जरूरी खबर, सबसे पहले एक ऐसी खबर की तरफ आपके लिए चलते हैं जिसकी तरफ सबकी निगाहें लगी हुई है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया। 8वां चरण और आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हुआ हिंसक घटनाओं के बीच। हमारे पास खबर आ रही है कोलकाता से, कोलकाता के मानिकतला और जोड़ा साकू में हिंसक घटनाएं हुई और आपसी झड़पें हुई। वहीं अगर बीरभूम जिले की बात करें तो बीरभूम जिले में भी बॉम्ब विस्फोट हुए और हिंसक घटनाएं हुई यहां पे बीरभूम जिले में। और दुबराजपुर में भाजपा के एक कार्यकर्ता का सर फोड़ दिया गया। कुल मिलाकर हिंसक घटनाएं हुई बंगाल के विभिन्न हिस्सों में और इन घटनाओं को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। और अब हमें इंतजार है 2 मई का। 2 मई को मतगणना का काम होगा और मतगणना के बाद ही यह तय हो पाएगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठेगा। कोरोना वैक्सीन लेने वालों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में। हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के कुल्टी से, कुल्टी के कुमारडीहा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में आज सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग यहां वैक्सीन लेने पहुंचने लगे और देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ यहां इकट्ठी हो गई और बाद में हंगामा भी शुरू हो गया। वैक्सीन लेने के लिए यहां आपस में लोग उलझने लगे और हंगामा शुरू हो गया। इन दृश्यों में आप देखिए कि कुमारडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या हाल है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लेने यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुतों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। तो आखिर क्यों लेंगे आप वैक्सीन? वैक्सीन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। जब आप सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वैक्सीन क्यों लेंगे? आप देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरह से कोहराम मचा है, किस तरह से झड़पें हो रही हैं, लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। काफी लोग यहाँ पहुंच गए वैक्सीन लेने के लिए और अपना नाम लिखवाने के लिए लोग उलझ पड़े यहाँ अधिकारियों से और आपस में भी उलझ पड़े। इस तरह का दृश्य हमें मिला है कुमारडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र से, जो कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और इन दृश्य को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं और तमाम नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। কিসের লাইন এটা? এটা করোনা ভ্যাকসিনের লাইন। আচ্ছা, এটা প্রথম ডোজ না দ্বিতীয় ডোজ? এটা ফার্স্ট ডোজ নিতে এসেছি। আগে ফার্স্ট ডোজও নেবে আর সেকেন্ড ডোজও নেবে। সেকেন্ড ডোজ নেবে 50টা, ফার্স্ট ডোজ নেবে 50টা। আচ্ছা, তা আমরা 4টে ভোর থেকে লাইন দিয়ে আছি। আচ্ছা, লাইনে নাম লেখা হলো, আমার 14 নম্বরের নাম ছিল। 31-33 নম্বরে আমার লাইন এলো। লাইন দিলাম, অন্য লাইন হলো। লাইনের সামনে গেলাম, আমার এন্ট্রি হলো না, বেরিয়ে চলে ভিড়ের জন্য। আপনারা করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন, কিন্তু এই যে ভিড়ে গা ঢেসাঢেসি, এতে তো আরো করোনা সংক্রমণ বাড়বে। শুনছে না তো, কাকে বললেন? কাকে বললেন? কাকে বললেন যে শুনছে না? প্রত্যেককে বলে, যারা আমার আশেপাশে সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বলেছে লাইনে লাইন নিলেন, কেউ লাইনে নিচ্ছে না। সবাই ভাবছে আমি আগে এসছি, আমার জোর আছে, আমি যে আগে ঢুকবো জানলে তো আমি গিয়ে নেব। এখানে হসপিটালের আধিকারিক কারোর সাথে কথা বললেন? আধিকারিকদের কথা বলছে, ওরা বলছে আপনারা লাইনে দাঁড়ান। ওরা ভেতর থেকে কি বলবো, লাইনে দাঁড়া, লাইনে নেবো, লাইনে যাকে সামনে দেখবো তারটাই নেবো। এখানে তো যে যার জোর সেই তার সামনে যে ঢুকছে, কাকে দেখাবো জোর? এখানে তো পুলিশও নেই যে লাইনে দাঁড় করাবে। আপনার নামটা বলুন। হ্যাঁ, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম লক্ষ্মীকান্ত মন্ডল। कोरोना महामारी का ये दूसरा दौर पहले दौर से भी ज्यादा भयावह साबित हो रहा है और इस दौर में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। हालांकि रिकवरी भी हो रहा है, लेकिन मौतें ज्यादा हो रही हैं, लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। रानीगंज से हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। एक तरफ कोरोना को देखते हुए तमाम स्कूल्स को, तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन रानीगंज का एक निजी स्कूल है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी
यहाँ क्लासेस हो रहे हैं और 8 से 11 कक्षा के बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं और इन बच्चों से ये एग्रीमेंट करवा लिया गया है, बच्चों के पेरेंट्स से ये लिखवा लिया गया है कि अगर उनका बच्चा संक्रमित होता है तो इसके जिम्मेदार अभिभावक होंगे। स्कूल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो फिर क्यों चला रहा है स्कूल और क्यों बच्चों की इस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में हर पल एक खतरा बना हुआ है। ऐसे खतरे की घड़ी में शिक्षण संस्थानों को, स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ एक बार फिर से मुड़ जाना चाहिए। लेकिन रानीगंज का ये स्कूल, इस स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इस स्कूल को खुला रखा गया है और पेरेंट्स से लिखवा लिया गया है कि अगर उनका बच्चा संक्रमित होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी और इससे अभिभावकों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारा संवाददाता जब यहां पहुंचता है तो उसे एक अभिभावक भी मिलते हैं। अभिभावक से हमारे संवाददाता ने बात भी की। সারা জায়গায় মানে একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলছে পুরো দেশভর, স্কুল তো বন্ধ করে অনেক, তো আপনার এক্সামও পিছিয়ে গেছে, ক্যান্সেলড হয়েছে। তো আজকে এসকেএস স্কুলে এখানে 8 to 11 পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে। তো এই বিষয়টা আপনাদের কাছে সিগনেচার করানো হচ্ছে, কেউ কোনো স্টুডেন্ট যদি কোভিড পজিটিভ হয় তো দায়িত্ব হচ্ছে মানে গার্জেনের। তো এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছি? দেখুন, এটা গার্জেনরা সবাই যদি একসঙ্গে না বলে তো তো মুশকিল না, একা পক্ষে সম্ভব নয়। গার্জেন সবাইকে একসঙ্গে বলতে হবে সব কিছু, প্রিন্সিপালের কাছে যে গার্জেনরা তো সমস্ত সবাই একসঙ্গে কিছু বলছে না। সেটা তো নিশ্চয়ই। আপনার কি মনে হচ্ছে বিষয়টা? এটা তো স্কুলটা আশা করি মানে যদি ঠিক মতন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে যদি চালাতে পারে তাহলে ঠিক আছে, যদি কেন আর যদি না চালাতে পারে তাহলে ক্লাস বন্ধ করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম আশিস কুমার ঘোষ। আচ্ছা, আপনার ছেলের নাম? আবির কুমার ঘোষ। মানে কোন ক্লাস? ক্লাস 11 উঠলো। কোন স্কুল? এই এসকেএস। एक खास समस्या की तरफ आपको लिए चलना चाहते हैं। एक कुमारपुर में एक समस्या है जो वर्षों से चली आ रही है। यहाँ रेलवे फाटक पर हमेशा जाम लग जाता है। जाम इसलिए लगता है कि इधर से रेलगाड़ियां गुजरती हैं और कभी कभी रेलगाड़ियां यहाँ फंस जाती हैं, जिसकी वजह से घंटों वाहन चालकों को, लोगों को यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। कल रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन दृश्यों को आप देखिए कि किस तरह से लोग कुमारपुर के इस रेलवे क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं और काफी इंतजार करने के बाद आखिर ट्रेन इधर से क्रॉस की और उसके बाद रेलवे लाइन को खोला जा सका। लेकिन इस तरह का नज़ारा हर रोज देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है और एम्बुलेंस भी कभी कभी काफी देर तक खड़ा रह जाता है, क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन बंद रहता है। एम्बुलेंस में कोई भी मरीज हो, कोई भी सीरियस मरीज हो, गंभीर मरीज हो, उसे यहाँ अटका कर रखा जाता है। अटक जाते हैं यहाँ पे मरीज भी, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी होता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ ओवरब्रिज बनाने का काम वर्षों से चल रहा है, लेकिन ये मुकम्मल कब होगा खुदा जाने। लेकिन बहरहाल ये स्थिति यहाँ बनी हुई है आसनसोल के कुमारपुर में। দিনের একটা হচ্ছে যে রেল গেটটা নেমে গেলে সাধারণ মানুষের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে, তো সেটা কি বলবেন? সেটা সরকারের তো আগে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল ঠিকভাবে। তো এই গেটটা নামার পরে দেখা যাচ্ছে প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকছে। হ্যাঁ, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকছে, মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। আপ অ্যান্ড ডাউন দুটো আগে সার্ভিসও চালু করে তারপরে ব্রিজের কাছে হাত দেওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশের কোনো সিস্টেম নেই। এর মধ্যে দেখা যায় এখন কোভিড সিচুয়েশন, সাধারণ মানুষের অক্সিজেনের প্রবলেম হচ্ছে। কোভিড ছড়াতেই পারে। হ্যাঁ, তো এখানে একটা অক্সিজেনের প্রবলেম হচ্ছে। হেলথ ওয়ার্কার আমরা এই যে ফিরছি ডিউটি করে 12 ঘন্টা ডিউটি করে, এই এখন পরীক্ষা নিয়ে এখানে 8 ঘন্টা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রত্যেক দিন। এটা কি প্রত্যেক দিনই জিনিসটা হচ্ছে? সারাদিনে কমসে কম 6 বার 8 বার এরকম হয়। पुरानी इमारतों की वजह से अक्सर बड़े और छोटे हादसे होते रहते हैं। रानीगंज में भी एक हादसा हो गया, एक युवक की मौत हो गई। हमने आपको दिखाया था कि एक मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। हमने आपको दिखाया था, विस्तार से बताया था। इसके बाद उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी पसर गई थी। इसे देखते हुए खास बात इंडिया ने एक सर्वे किया। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने रानीगंज के विभिन्न इलाकों में जाकर यह खबर ली कि रानीगंज
रानीगंज और आसपास के इलाकों में और कितनी पुरानी इमारतें हैं जो 50 और 70 साल की पुरानी हैं, जहां किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में, और आप देख पाएंगे कि रानीगंज इलाके में बहुत सारे ऐसे मकान हैं, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो 50, 70, 80 साल पुरानी है और जिनके मरम्मत का काम नहीं हुआ है। कुछ इमारतों में तो कुछ आपस में ही विवाद चल रहा है, कई मालिक हैं जिसकी वजह से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से इन इमारतों की रिपेयरिंग का काम नहीं हो पा रहा है और कुछ इमारतों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। इस तरह की बातें हमारे सामने आई। हमारे संवाददाता ने यहां के लोगों से बातचीत भी की और खास तौर से यह मुआयना किया, जायजा लिया कि रानीगंज में कितनी पुरानी इमारतें हैं जो किसी भी पल हादसे का शिकार हो सकती हैं। এই বাড়ির সামনের এরিয়াগুলো, এই যে তাকগুলো আছে, এগুলো তো পুরো ক্র্যাক করে যে কোনো মুহূর্তে তো আপনার পড়তে পারে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কাউকে জানিয়েছেন বা কিছু মেরামতের ব্যবস্থা কিছু? মেরামত তো করছি, ওপর থেকে ভাঙতে আসবে, এটা ভাঙবো। আচ্ছা, এটা কতদিনের মধ্যে কমপ্লিট হবে দাদা? এটা দেখে কাজ লাগাবো, মানে খুব জলদি লাগাবো। এইটা এখানে চেঞ্জ করতে হবে, উপর ভেঙে দিয়েছি, ওদিক ভেঙে দিয়েছি। কি নাম আপনার? তপন দাস। सर अगर पौर सभा को चाहिए इस सब को एक तो बड़े ये करके कोई व्यवस्था करें, ये तो कॉर्पोरेशन को करना चाहिए। मतलब कभी भी दुर्घटना घट सकती है। एक दो बिल्डिंग, विशेष करके जीसी मंडल में यही बिल्डिंग सबसे पुरानी है। लगभग कितनी पुरानी होगा सर? बहुत पुरानी होगी। हम लोग जितने दिन से आए हैं मैंने हम लोग यहाँ 30 साल से लगभग हैं, इस स्कूल से रिलेटेड हैं, लेकिन ये लगभग लग रहा है 70-80 साल पुराना है। जैसा सुनने को कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ ना, ये लोग नहीं कर पा रहा है। वैसी स्थिति नहीं है अभी इन लोग। एक समय इस बिल्डिंग का मालिक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन अभी आज की स्थिति में ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि तुरंत क्या व्यवस्था होना चाहिए? तुरंत पौरसभा को देखना चाहिए, इस मैटर को लेकर के म्यूनसिपलिटी को देखना चाहिए। हम लोग क्या बोलें, हम लोग पब्लिक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपन कुमार झा, मैं टीचर हूँ। আন্দাজ 50 বছরের উপরে না? আচ্ছা, এই সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে বট গাছ তো আছেই লেগে, পুরো পোর্শনটা কিছুটা ভেঙেও পড়েছে। এই এখান থেকে এই যে এটা পড়েছে ভেঙে, তো এই বিষয়টা ভেঙে তো পড়েছে, ওটাই। তো আপনারা কোনো রিকনস্ট্রাকশনের কোনো ব্যবস্থা করছেন? কথাবার্তা করছে বড় অফিসে বা ইয়েতে জানিয়েছেন? কেন জানাবো, আমাদের নিজের প্রাইভেট করাতে হবে। আচ্ছা, মানে ওখানে জানিয়েছিলেন কি? তো ওনারা কি বলেছেন? ওর অফিসে জানানো হয় না। জানানো হয়নি? জানাবেন বলে ভাবছেন কি? কাজ না, হ্যাঁ, মানে জানাবেন বলে ভাবছেন কি? সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি? তো এখন আমাদের যে চাষ শরিক আছে না, চাষ শরিক একা তো মালিক নয় আমি, যাই ঠিক আছে, ওই জিজ্ঞেস করে পরে বলবো। তুমি কবে আসবো আবার? কি নাম আপনার? আমার নাম রাজ্যেশ্বর দত্ত। কত বছর ধরে আছেন এখানে, মানে শুরু থেকে আছেন? হ্যাঁ, আমার 62 বছর বয়স হয়ে গেল। কি নাম এই জায়গাটার? আপনি জানেন না? হিলবস্তি। बात करेंगे लॉकडाउन की। छोटा लॉकडाउन, झारखंड ने एक छोटा लॉकडाउन लगाया 1 हफ्ते का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से, जो 22 से 29 अप्रैल तक के लिए था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया है। आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई झारखंड के रांची में और इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया कि इस अवधि को बढ़ा दिया जाए 6 मई तक। और झारखंड सरकार ने 6 मई तक छोटा लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब दोपहर 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी, पूरा बाजार बंद रहेगा, आप आवाजाही नहीं कर पाएंगे, सड़कों पर वाहन दौड़ती नजर नहीं आएगी। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने इस तरह का कदम उठाया और हमारे संवाददाता ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को अवेयर भी किया और लोगों से बातें भी की। गंदा आदमी है, तो सेटिंग है, सब सेटिंग है। हाँ, खाली हमरा से सब डरता है। ठीक है, बढ़ो।
प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से जिला प्रशासन, पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन से ये मांग की गई थी कि जिले के पत्रकारों का कोविड टेस्ट हो और मुफ्त वैक्सीन भी उन्हें लगाए जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने गंभीर कदम उठाते हुए फैसला लिया है। उन फैसलों के तहत जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि यहां एक कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा। आप स्क्रीन पर देखिए और स्क्रीन पर आपको एक नंबर भी मिलेगा। आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई संक्रमित होता है, कोई मरीज है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है और यह कहा गया है कि अगर आप जिले में रहते हैं और आप कोविड-19 की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप सीधे सीधे फोन करें और फोन करने के बाद आपको सीधे तौर पर सहायता दी जाएगी। इसके बाद यह भी तय किया गया है कि यहां के पत्रकारों का कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा। अब बात यह रह गई कि यहां के पत्रकारों को वैक्सीन दिए जाएंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पर भी कोई ना कोई फैसला जरूर लेगा। पश्चिम बंगाल के निवर्तमान मंत्री श्यामल सातरा ने आज बांकुड़ा जिले के गोगड़ा प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण किया। यहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। पहले और दूसरे डोज के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसे देखने निवर्तमान मंत्री श्यामल सातरा यहां पहुंचे और यहां लोगों से पूछताछ की, स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी ली और यहां डोज देने आए लोगों से भी बातचीत की। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि मंत्री श्यामल सातरा यहां मौजूद हैं और उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत भी की और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं, इसकी भी जानकारी श्यामल सातरा ने ली। বিভিন্ন জায়গায় আমরা এখন কোভিড একটা পরিস্থিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছে, তা আমাদের রাজ্যেও এখনও বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন আইসোলেশন সেন্টার, বিভিন্ন হসপিটাল, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন যাচ্ছি সেগুলোকে একটু ঘুরে ফিরে দেখা হচ্ছে বা সেখানকার পরিস্থিতি কেমন কী চলছে। এছাড়া ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া চলছিল, ভ্যাকসিন নিচ্ছেন, সেকেন্ড ডোজ চলছে, সেই সেকেন্ড ডোজের মানুষরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এই একটা সামগ্রিক পরিস্থিতি কোথায় কেমনভাবে চলছে সেগুলোকে আরও পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং কোথায় কী অসুবিধা রয়েছে সেগুলোকে কীভাবে রেকটিফাই করা যায় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনাও করছি এবং দ্রুততার সঙ্গে সেগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করছি। দেখুন, চারিদিক শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, বিভিন্ন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যেই কিন্তু এই যে করোনা ভাইরাসের রোগী এফেক্টেড হচ্ছে। তো তারা যাতে ভালো থাকে সেজন্য আমরা সেফ হোম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং একাধিক বেড বাড়ানো হয়েছে, ভেন্টিলেটর থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সুন্দর করে সাজিয়েছেন আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই পরিকাঠামোগুলো আরও কীভাবে ভালো করা যায় সেই জন্যই আমরা বিভিন্ন হসপিটালে খোঁজখবর নিচ্ছি। ডিএমই সাহেব থেকে শুরু করে অন্যান্য ডাক্তারবাবুরাও পরিষেবা দিচ্ছেন, সেই জায়গাটা আমরা बांकुड़ा के ओंदा गांव की रहने वाली 5 साल की वर्षा दे एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। किडनी के गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है, इतनी आर्थिक समृद्धि नहीं है कि वह उसका इलाज करवा सके। पैसों की बेहद जरूरत है और इस बच्चे के पिता एक मामूली मुलाजिम है। बच्चे के परिवार के लोग बेहद गरीब हैं, जिसकी वजह से बच्चे का इलाज कराना बेहद नामुमकिन सा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इस बच्ची की मदद कर सकते हैं तो आप सीधे खास बात इंडिया के दफ्तर के साथ संपर्क करें और किसी भी तरह की मदद देने के लिए आप हमारे साथ संपर्क करें, हमें फोन करें, हमें कॉल करके जानकारी दें कि आप मदद करना चाहते हैं। देखिए, बांकुड़ा की ये बच्ची अपने पिता के साथ है और उनकी माता भी साथ में है, उनकी दादी भी साथ है और इस बच्ची का नाम वर्षा दे है जो 5 साल की है। हमने उनके गार्जियन से ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बच्ची को क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। बहरहाल आप देखिए और सुनिए और अगर मदद करना चाहते हैं तो आप जरूर मदद कीजिए। मासे 4,000 টাকার মতন ওষুধ লাগে, তো তার বাবার মাসিক ইনকাম 5,000 টাকা। তো আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে এই ছোট্ট শিশুটাকে আপনারা কিছু টাকা দিয়ে এই বাচ্চা মেয়েটিকে সুস্থ করে তুলুন এবং তার বাবা তার মা এই বাচ্চাটিকে ভালো করে তোলার জন্য সর্বশান্ত হয়ে গেছে। তাই আপনাদের কাছে একান্তই আবেদন যে আপনারা কিছু টাকা দিয়ে এই বাচ্চা মেয়েটিকে আবার নিজে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনুন।
বর্ষা, ছোটো থেকে ওর এরকম অবস্থা। 2 মাস বয়স থেকে ওর সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু আমার যা ছিল সব দিয়েছে, আর আমি পেরে উঠতে পারছি না। তার জন্য আপনাদের সঙ্গে সাহায্য চাচ্ছি। আমি সীমা দে, আমার স্বামী বাপি দে, আমরা সন্ধ্যাতে বসবাস করি। আমার মেয়ে 20 মাস বয়স থেকে কিডনি রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থায় আমরা ওর চিকিৎসা চালিয়ে উঠতে পারছি না। খুব ছোটো থেকে ওর চিকিৎসা চালানোর জন্য আমরা যেখানে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। এর জন্য আমরা সকলের কাছে আবেদন করছি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে যতটুকু পারবেন আমাদেরকে সাহায্য করুন। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी सूचनाएं हम तक पहुंचाते रहिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहिए, अपने सुझाव भी हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।